क्या शुभ नाम होगा? राहुल मेहता सर। राहुल जी, मैं बात करूं, देश में आपने देखा हो कि काफ़ी समय से एक मुद्दा ट्रेंड कर रहा है। कहा जा रहा है कि जो मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रही है भाजपा, उन पे आरोप जो लग रहे हैं, कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो देश को बांटने की कोशिश कर रही है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मोदी सरकार 10 सालों का कार्यकाल उनका जहाँ तक मैंने देखा है, उन्होंने 1% भी मैं कहूँ ना देश को बांटने की अगर सोच भी रखी हो तो मैं बेवकूफ़ कहलाऊंगा, कोई और नहीं। विपक्ष को अगर सत्ता में रहना है, देखिए कुर्सी सबको प्रिय होती है, अगर विपक्ष को सत्ता में रहना है तो वो अपने जो 3 राज्य हैं, जैसे कांग्रेस के पास 3 राज्य हैं, क्यों नहीं उधर विकास किया? क्यों उधर के युवाओं को इन्होंने रोजगार नहीं दिया? क्यों उधर गैस सिलेंडर और पेट्रोल के दाम कम नहीं करे? और एक आजकल इन्होंने एक नई चीज़ मुहिम चला रखी है हमारे SC ST OBC भाइयों को बहलाने के लिए, फुसकाने के लिए, वो संविधान की किताब लेकर के चल रहे हैं। जहाँ पे भी आप देखो, अभी प्रियंका गांधी वाड्रा जी आ गए जीत करके, वो भी संविधान की किताब उठा करके रख रहे हैं। अरे आपको संविधान में पहले आप इतिहास देखो कि संविधान की धज्जियां उड़ाई किसने है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, जो अध्यक्ष थे संविधान कमेटी के, उन्हें जो संविधान उनके नेतृत्व में लिखा गया, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। किसने आपातकाल लगाया था? किसने मुस्लिम पर्सनल लॉ दिया? किसने शरिया दिया? ये आप जनता को बताओ। और दिया तो दिया, ठीक है जी, आपको देश चलाने के लिए एक जो अल्पसंख्यक लोग थे उनके लिए करना पड़ा, लेकिन जो बहुसंख्यक थे उनके लिए आपने क्या किया वो भी तो बताओ। वो इन्होंने आज तक नहीं बताया। आज अगर लोग जागरूक हो रहे हैं, युवा जो है सबसे ज़्यादा वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा युवा भारत के हैं, भारत में पाए जाते हैं, आबादी सबसे ज़्यादा युवा भारत में, और वो पढ़े लिखे एजुकेटेड हो रहे हैं। और इसलिए उनको लग रहा है कि भैया, आज से पहले हम भी अपने पिताजी के साथ जब घूमने जाते थे ना, तो हम देखते थे कि हरिद्वार जैसी ऐसी जगह जहाँ दुख में भी जाना है, सुख में भी जाना है, 8-8, 10-10 घंटे लग जाते थे। आज मात्र 2.5 घंटे में हम हरिद्वार पहुँच जाते हैं, सेम डे वापसी आ जाते हैं। पहले होटल का खर्चा होता था सर, रहने का, खाने का 3-3 दिन का होता था खर्चा, मात्र आज 24 घंटे में आप 12 घंटे में आ जाते हो अपने काम निपटा करके। अब दिल्ली से देहरादून जो एक्सप्रेसवे बनवाया जा रहा है, ये किसके लिए बनाया जा रहा है? मोदी जी अपने खुद स्वयं के लिए बना रहे हैं, जनता के लिए बना रहे हैं। मात्र 2.5 घंटे में आप दिल्ली से देहरादून पहुंच जाएं, कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये। आप देखिए, इनको ये कभी नहीं सराहेंगे। आज चाइना को पछाड़ के दूसरे नंबर पे आ गया सड़क मैप के ऊपर भारत, कैसे आ गया? मेहनत इसके पीछे लगी, एक दिन का तो काम नहीं है ये। लेकिन ये इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, ये सीधा कहेंगे मोदी ने किया क्या। आज जहां भी जा रहे हैं सर्वोच्च सम्मान मोदी जी पाके आ रहे हैं, और मोदी जी प्रधानमंत्री खुद तो बने नहीं, अपनी मर्जी से तो बैठ नहीं गए। ये 140 करोड़ की आबादी ने उनको वोट देकर के प्रधानमंत्री चुना है 3री बार। अगर वहाँ पे सम्मान हो रहा है ना, मोदी इज अ बॉस, कोई पैर छू रहा है, कोई गले में माला डाल रहा है सर्वोच्च सम्मान की, तो कोई बाइडन जैसा सुपर पावर कहने वाला गले मिलने के लिए आ रहा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे देश के लिए गर्व की बात है। पहले एक हम गाना सुनते थे, कहाँ गया उसे ढूंढो। आज से पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते थे ना, तो चाहे G20 जैसे अभी हुआ, बाहर सम्मेलन हुआ, उन मीटिंगों में देखना पड़ता था हमारे देश का प्रधानमंत्री खड़ा कहाँ है। आज सबसे पहले मोदी जी खड़े पाए जाते हैं, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है ना। लेकिन ये कभी स्वीकार नहीं करेंगे, ये कभी नहीं कहेंगे, इन्होंने सिर्फ अराजकता फैलानी है। अभी आपने देखा होगा हाल ही में संभल हिंसा हुई थी, जो संभल हिंसा के ऊपर गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर इन्होंने पूरा सड़क जाम लगा दिया। किसी का भाई गुजर गया था, मैं वीडियो देख रहा, मुझे इतना फील हुआ कि वो अपने भाई की चिता को अर्थी वहाँ शमशान घाट दी जा रही है, वो पहुँच नहीं पा रहा। एक बच्चे का अस्पताल में ट्रीटमेंट हो रहा है, वो उसका बाप नहीं पहुँच पा रहा। तो मतलब आप हेलीकॉप्टर से चले जाओ, आपके पास हवाई जहाज नहीं है, चुनाव हारते ही तो आप हेलीकॉप्टर से जाते हो इटली, तो यहाँ जाते क्यों? रोजमर्रा की जिंदगी को लोगों को आपने खराब किया। और लोगों को अगर आपसे प्रेम होता तो इतने इलेक्शन आप हार रहे हो राज्य दर राज्य, जीतते अगर लोगों को प्रेम होता, लोगों को आप पे विश्वास होता। हर किसी का एक समय होता है। आप लोगों ने 65 साल की राजनीति में, 60 साल की राजनीति में कितने काम करे वो जनता ने देखा। 10 साल की राजनीति के अंदर मोदी जी के काम को देखा, दोनों को लोगों ने देखा। और उदाहरण के तौर पर भी अगर देखें तो जितनी तेजी और रफ्तार से 10 सालों में काम हुए हैं वो पीछे नहीं हुए। आज से पहले हमने एक्सप्रेसवे नहीं देखे थे 4 लाइन, 8 लाइन, 12 लाइन के, आज देखने को मिल रहे हैं सर। आज से पहले सिर्फ ये 25 शताब्दियां चला पाए थे। 1947 से देश हमारा आज़ाद हुआ था, और 1947 टिल 2003 तक, जब तक अटल जी की सरकार नहीं आई थी, आप गूगल कर लेना, आप इतिहास के पन्ने खोल के देखना, 25 शताब्दियां थी और मात्र एक एम्स था हमारे पास। क्या एक एम्स पूरे भारत के लिए सही था? आज हर राज्य में एम्स देने की बात मोदी जी कर रहे हैं। 23 एम्स हो गए हैं, 6 एम्स अटल जी ने दिए, एक एम्स मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में बना, उसके बाद आकर के 16 एम्स का शिलान्यास कौन करते हैं? मोदी जी करते हैं। आप पूछिए। और बीजेपी के जितने भी आप राज्य उठा करके देखिए, वहाँ आपको सबसे कम पेट्रोल के रेट दिखेंगे। लेकिन कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं घटाती? राज्य सरकारों को भी तो वेट होता है, लेकिन कई बार लोगों को पता नहीं होता। लोग सोचते हैं पेट्रोल हो गया, सड़कें, ये सब कुछ ना केंद्र के अंडर होता है। लेकिन केंद्र सरकार अगर टैक्स ले रही है तो राज्य सरकारें भी टैक्स ले रही हैं, वो अपने टैक्स में निजात करें। मोदी जी ने कोरोना काल पे बोला था कि भाई लोग जो है बहुत भार पड़ा है, कोरोना में काम धंधे बंद हुए, लोगों का आर्थिक चीज से बहुत नुकसान हुआ है। तो जितनी भी मेरी राज्यों की सरकारें, उनसे मेरा अनुरोध है, वो प्रधानमंत्री होकर
के अनुरोध कर रहे हैं। तो ये जनता को भी समझना पड़ेगा, अगर तीसरी बार मोदी जी को जनता ने चुना है तो ऐसे नहीं चुना है, उन्होंने देखा है कि आपकी नाकामियां और मोदी जी के गुण। वो कह रहे हैं कि जो नारा दिया है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो वो कह रहे हैं ये नफरत भरा नारा है, देश को कहाँ कौन सी दिशा में लेके जाना चाहते हैं ये बीजेपी के नेता। ये जो नेता हैं मोदी और ये तो देश को बांटने का काम कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने मोदी जी ने सबसे अच्छी बात बोली, एक रहोगे नेक रहोगे। तो इसमें आप अगर इसको समझने की जरूरत है, विपक्ष की बातों में आकर के अगर हम मूर्ख बन रहे हैं तो हम अपने देश को डुबोने की तरफ जा रहे हैं, अपने बच्चों की पीढ़ी आने वाली खराब करने जा रहे हैं। कैसे डुबाने की तरफ जा रहे हैं? आप एक बताओ, 1947 से देश आज़ाद हुआ था, धर्म के आधार पर देश आज़ाद हुआ था, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, है जिन्ना के साथ। फिर भी कुछ मुसलमान भाई अपनी इच्छा अनुसार यहाँ रुक गए थे। किसी मुसलमान जो भाई यहाँ पर रुके थे, उन्होंने छातियाँ पीटी थी कि हमारे को विशेष अधिकार दो, हमारे को विशेष अधिकार दो, उन्होंने नहीं किया। लेकिन अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए किसने वक्फ बोर्ड दिया, किसने गुरुकुल खत्म करके मदरसे दिए, किन्होंने राम मंदिर का विवाद जो इतना बड़ा नहीं होना था, लेकिन अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मुट्ठी भर मुसलमानों के आगे झुक करके हमारे प्रभु श्री राम को कोर्ट में कचहरी में खड़ा कर दिया है। राम सेतु को काल्पनिक बोला गया सिर्फ एक मंदिर के लिए। अगर वो मंदिर जो आस्था का प्रतीक था हिंदुओं की, और जब भारत में रहे, कितने तो 10 लाख हिंदुओं की हत्याएं हो गई, तब बंटवारा हुआ, कितना अपना जीवन का घर मकान सब छोड़ करके भारत आए, क्या उनको एक मंदिर नहीं दे सकते थे आप? जबकि आपने मुसलमानों को वक्फ बोर्ड दिया, हिंदुओं ने सड़क पे नहीं उतरे। कितने हिंदुओं ने आगजनी करी बताइए? मुस्लिम पर्सनल लॉ दिया, कितने हिंदुओं ने आगजनी करी मुझे बताइए? कितने सड़कों पर उतरे? नहीं उतरे। आपने ये भी बोल दिया मनमोहन सिंह जी ने कि पहले संसाधनों में पहला हक मुसलमानों को होगा, अल्पसंख्यकों को, तो कितने हिंदू सड़कों पे उतरे? नहीं उतरे। कश्मीर का कश्मीर खाली हो गया रातों रात, 7 लाख कश्मीरी हिंदुओं को रातों रात निकाल दिया गया। और दूसरी चीज आइए, ये जितनी भी चीजें दी गई, वक्फ बोर्ड दिया गया, शरिया दिया गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ दिया गया, सब कुछ ये संविधान के तहत सरकारों ने इनको दिया है। कोई कोर्ट में नहीं गया, कोई सड़कों पे नहीं उतरा। लेकिन राम मंदिर के लिए हमें सड़कों पे उतरना पड़ता सर। आज सनातन बोर्ड के लिए भी कहते हैं ना, हिंदुओं की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। मोदी कह रहे हैं मैं 140 करोड़ की आबादी का प्रधानमंत्री हूँ, मैं सिर्फ आपका प्रधान 2 बंदों का, 10 बंदों का, 50 बंदों का नहीं हूँ। आज हमारे बागेश्वर धाम बाबा संविधान के तहत जा रहे हैं, रैली करते हुए कि हमें सनातन बोर्ड दो। देवकीनंदन ठाकुर जी भी सनातन बोर्ड संविधान के तहत मांग रहे हैं। संविधान के तहत तरीके से अनुशासन के अंदर रह करके आप देखिए, 8 से 9 दिन 10 दिन की बागेश्वर धाम बाबा ने रैली निकाली थी, पैदल चले थे, उनके पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन किसी भी एक हिंदू भटका नहीं, किसी ने भी अफरा तफरी नहीं करी, किसी ने भी दंगा नहीं किया। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि अलग अलग समय कि चाहे CAA आए, चाहे NRC आए, देश में बसें जला दी जाती हैं, देश में दंगे हो जाते हैं, और जगह की जगह सड़कें जो हैं वो घेर ली जाती हैं। आप बताइए, इन चीज़ों को आप इसका वो निकालिए। आप सिर्फ ये बोल देंगे कि मोदी हिंदू मुस्लिम करता है और वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, कभी नहीं करते। जो 5% मुसलमान हैं उनकी आज भी इज्जत है। अगर हम सारे मुसलमानों को गलत कहने लग जाएंगे तो हम बेवकूफ़ होंगे, क्योंकि अगर हम सारे मुसलमानों को गलत कह रहे हैं तो हम कलाम साहब को भी गलत कहेंगे, हम वीर अब्दुल हमीद साहब को भी गलत कहेंगे, हम जिन्होंने पहली शनाई बजाई बिस्मिल्लाह खान साहब उनको भी गलत कहेंगे, इंडिया गेट पर जितने मुसलमान फौजियों के नाम हैं उनको भी गलत करेंगे। ऐसा नहीं, हम कहते हैं अपने बच्चे को अफसर बनाओ, अफजल मत बनाओ, कलाम बनाओ, कसाब मत बनाओ, क्योंकि ये हमारे भी माँ बाप ने हमें सिखाया कि भैया पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे बर्बाद। हमने उनकी रणनीति को समझा। आज हम देखिए ना, 47 में मुसलमान भी जैसे यहाँ पर थे ना, वैसे ही हिंदू भी पाकिस्तानों से आए थे, लेकिन आज ये पढ़ लिख करके कहाँ पहुँच गए। लेकिन मुसलमानों के ऊपर हमेशा एक ही बात क्यों बोली जाती है, पेंचर वाला पूछिए क्यों बोली जाती है, क्यों उसको दंगाइयों में उसका नाम आता है? क्योंकि आपके बच्चों का भविष्य खराब करने वाले जो लोग थे वो आज फिर सत्ता में आने का ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन भारत की आबादी जो जानती है कि भारत में क्या काम हो रहे हैं नहीं हो रहे, और जो लोग लड़कों को गुमराह करते हैं ना प्याज टमाटर लहसन के ऊपर, आज जाकर के बांग्लादेश में देख लेना कि वो प्याज सस्ता मांग रहे हैं, पेट्रोल सस्ता मांग रहे हैं, या लहसन सस्ता मांग रहे हैं, या अपने बच्चों की जिंदगी मांग रहे हैं भीख में कि प्लीज सब कुछ ले लो, हमारे बच्चों की जिंदगी बख्श दो। ये हालात हमें भारत में नहीं चाहिए, क्योंकि एक बंदा एक पार्टी के साथ 10 पार्टियां ये सोच रही हैं कि भारत में भी ऐसे हालात हों। लेकिन हमें किसी के आगे भीख नहीं मांगनी, हम प्याज के बिना रोटी खा सकते हैं, कुछ नहीं होता। जब हमारा देश 5वीं अर्थव्यवस्था बना है ना, जिस दिन दूसरी तीसरी बनेगा ना, उस दिन प्याज नहीं बहुत अच्छे मटर पनीर के साथ भी खा लेंगे। लेकिन हमारे को हमारे देश को मजबूत करना है, अपने देश को विकसित करना है। ये नहीं कि इनकी कहने पर आकर के हम मोदी जी के खिलाफ हो जाए, हम योगी जी के खिलाफ हो जाए। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल ये है कि संसद काफ़ी दिन से चल रही है और लगातार उसमें हंगामा हो रहा है, कुछ कामकाज नहीं हो रहा है, विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है कि हमारी बातें सुन नहीं रही है सरकार,
सुनना नहीं चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जो हैं वो सुनना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। अडानी और अंबानी पे लगातार चर्चा हो रही है और विपक्ष विरोध भी कर रहा है, कभी काले मास्क, कभी काले वोट, कभी काले कपड़े पहन के, इस तरह के जो विरोध हो रहा है। संसद नहीं चल रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देश की जनता का जो पैसा बर्बाद हो रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? मेरा सवाल ये है कि आप युवा हैं, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहता हूं कि आपने एक विपक्ष मजबूत करके भेजा था लोकतंत्र के मंदिर के अंदर, लेकिन आप देखिए आज 4 से 5 महीने से ऊपर हो गया लोकसभा इलेक्शन हुए और इनको सांसद बने। कितने मुद्दे इन्होंने देश के लिए उठाए हैं, देश के विकास के लिए उठाए हैं। ये बताइए, आपने देखा अग्निवीर पे रो रहे थे, ये अग्निवीर के पिताजी ने बोल दिया जी शहीद का दर्जा भी मिला, पैसे भी मिले, और आप आज सर्वे उठा के देखिए, गूगल करके देखिए कितने नौजवान हमारे अग्निवीर के अंदर जा रहे हैं। आप जा करके तो देखिए, ये गुमराह करेंगे। इन्होंने कितनों को नौकरी दी, अब ये अडानी अंबानी को कोसते हैं। जरा पीछे पन्ने खोलिए, अडानी को पहला पोर्ट कब मिला, अडानी को लाइसेंस कब मिले बड़े बड़े कारखानों के, फैक्ट्रियों के, इनसे पूछिए, ये जवाब नहीं देंगे। आज मोदी जी अगर आ गए तो अडानी अंबानी की सरकार हो गई। क्या अडानी अंबानी 2014 के बाद अडानी अंबानी बने? पैसा उन्होंने तब कमाया, ये इनकी भूल है। और दूसरी बात, अगर अडानी अंबानी देश के लिए नासूर है, जैसा कि आप प्रेजेंट करते हो, देश में माहौल खराब करते हो अडानी अंबानी के खिलाफ, आप मुझे बताइए अभी तेलंगाना के अंदर 12,400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट अडानी से क्यों लिया जा रहा है? आपकी सरकार है, मुझे जवाब दिए। राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार थी कांग्रेस की, 60,000 करोड़ रुपए का निवेश अडानी के द्वारा क्यों कराया गया? इसका जवाब दीजिए। 100 करोड़ का डोनेशन के नाम पे चेक तेलंगाना में क्यों लिया गया? मुझे इसका जवाब दीजिए। अगर नासूर है तो अंबानी के यहाँ पर आपका पूरा विपक्ष पहुंच जाता है। अगर अडानी अंबानी देश के नासूर हैं तो वो आपको पैसा दे रहे हैं, आपकी पार्टी में फंड दे रहे हैं, आपके राज्यों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब तो ठीक है। और अगर वो मोदी जी कह रहे हैं भैया गुजरात में अंदर आप फैक्ट्री लगाना चाहते हो, चलो लगाओ, मेरे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। आप उत्तराखंड में, उत्तराखंड में लगाना चाहते हैं, लगाइए। आप एमपी में लगाना चाहते हैं, लगाइए। तो वहाँ पे अडानी अंबानी चोर हो जाता है। क्या अडानी अंबानी की मेहनत नहीं है? आप बताइए राहुल गांधी जी, इतने आपके पास पैसा है, आप एक आधा प्रोजेक्ट ले लीजिए, वो तो आप लेंगे नहीं। और आज मैं आप छोटी सी बात बोलूँ सर आपको, अडानी अंबानी आपको पता है कितनी बड़े उद्योगपति हैं, भारत के नाम है विदेशों में भी। अगर आज जिस तरीके से ये कोसते हैं, भारत की जनता को कहते हैं कि भैया अडानी अंबानी के लिए जहर भर लो अपने दिल के अंदर। आज अडानी अंबानी, मैं कहता हूँ सबसे बड़ा पावरफुल अमेरिका हम कहते हैं ना, रशिया कहते हैं, चाइना कहते हैं ना, अगर अडानी अंबानी अपना बोरिया बिस्तरा पैक करके आज अमेरिका चले जाएं, रेड कारपेट बिछा देगा वहाँ का जो बाइडन था, उसकी जगह पे डोनाल्ड ट्रंप आ गए, रेड कारपेट बिठा देंगे कि भैया आइए, हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। और ये मूर्ख जो 2 नौकरियां नहीं दे पाते, वो 2 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिली हुई है, ज्यादा ही होंगी, 20 लाख से भी ऊपर। खाली अंबानी ग्रुप के अंदर चाहे रिलायंस उठा लो, चाहे जियो उठा लो, कितने लोगों को रोजगार होगा? ये 2 को नहीं दे पाए इतने सालों के अंदर, वो रोजगार तुम दे पाओगे भारत की जनता को? पूछिए इनसे, नहीं दे पाए। अडानी अंबानी जितना टैक्स दे रहे हैं, क्या तुम दे पाओगे? राहुल गांधी जी कितना टैक्स भरते हैं मुझे बताएं ना। इतनी कंपनियां, इतने शेयर मार्केट में हम सुनते हैं पैसा लगा रखा है, सैलरी आती है, कितना भरते हैं? इनके जीजा हैं रॉबर्ट वाड्रा जी, वो कितना टैक्स भरते हैं, लाओ जनता के सामने। और आज तक आप लोगों ने कितना टैक्स भारत में भरा है? भारत को मजबूत करने के लिए तो पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आता है? टैक्स पेयर जब टैक्स भरते हैं, ऊपर से तो छलकता नहीं। आप लोगों ने कितना टैक्स भरा है? आप लोगों ने आज तक कितने लोगों को नौकरियां दी हैं? ये हमारे सामने उजागर करो। आप अडानी अंबानी को कोसते रहते हो। अडानी अंबानी जैसे बन के दिखाओ ना भाई। आज मैं बोलूँ जी, मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत करी थी, लेकिन मेरे पिताजी तो भैया मेरे को मकान भी बना के दे दिया, मेरे लिए प्रॉपर्टी बना दी, मेरा जीवन सहन भविष्य मेरा त्याग गए, अपना पेट काट करके 2 वक्त की रोटी उन्होंने कम खाई, साइकिल पे चले, लेकिन आज मुझे गाड़ी वाला बना गए। ये मेरे पिताजी की मेहनत थी। अब ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उसको कितना बढ़ा सकता हूँ। राहुल गांधी जी ने अपने माता पिता का कारोबार कितना बढ़ाया, ये बताओ। कौन सी इन्होंने नौकरियां करी इनके पिताजी ने, उनके पिताजी ने, जो आज ये इतने करोड़ों के मालिक हैं। चौथी सबसे रईस महिला सोनिया गांधी जी थी ना। ये अडानी अंबानी कहते हैं अमीर बन गए, उनका तो जनता को पता चल रहा है, जियो मार्ट चल रहा है, जियो रिलायंस फ्रेश चल रहा है, सारी चीज़ें उनके, कहीं और वो मिल्स चल रही हैं, उनके पोर्ट चल रहे हैं, तो वो आज जियो के मालिक मुकेश अंबानी बने हैं। आपके क्या चल रहे हैं? आप ये तो जनता को बताओ कि आपकी मदर 5 चौथी सबसे रईस महिला कैसे बनी, उसका जवाब नहीं है।